मैं अनिल शुक्ल, आपका परिचय देश में उमड़ पड़े किसान आंदोलन के ऐसे प्रश्न से करवाना चाहता हूं जिसमें से आप में से काफी लोग अभी तक अनभिज्ञ हैं। आज हम देश में उमड़ पड़े किसान आंदोलन के ऐसे कुछ पन्नों से आपका परिचय कराना चाहते हैं जिससे शायद आप अभी अनभिज्ञ हैं। 200 जून 1757 की पलासी की लड़ाई में भारतीय नवाब सिराजुद्दौला को हरा के जब अंग्रेज पूंजीपतियों के समूह ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पे कब्जा किया, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि धड़धड़ाते हुए यही अंग्रेज अगले 100 सालों में पूरे देश को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। ये लेकिन हकीकत साबित हुआ। जून 2020 में मोदी सरकार ने कृषि सुधार के बहाने जब गुपचुप तरीके से एक अध्यादेश लागू किया, तो पंजाब के किसानों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। मोदी सरकार ने उसके विरोध को बहुत हल्के में लिया और आगे चलकर पार्लियामेंट में से यह सोचकर कानूनी जामे का रंग दिया कि सदन के भीतर का छोटा सा विपक्ष उनका क्या बिगाड़ लेगा। बहरहाल जून के महीने में पंजाब के खेतों में उठी विरोध की ये चिंगारी आज समूचे देश में फैल गई है और देश धू धू करके चल रहा है। आग के इन शोलों के प्रतीक बने दिल्ली के बॉर्डर इन दिनों देश के कोने कोने से पहुंचे लाखों किसानों के नए शहर में तब्दील हो गए। सिंधु बॉर्डर, टीकरी और गाजीपुर के बॉर्डर पर जमा इन किसानों ने देशवासियों के सामने आंदोलन की एक नई संस्कृति को स्थापित कर दिया है। इस संस्कृति से सरकार और शासक वर्ग तो हैरान है ही, बुद्धिजीवी, छात्र, लेखक, कवि, फिल्मकार, संगीतकार और गायकों का जिस तरह से यहाँ जमावड़ा हो रहा है, देश का मध्यम वर्ग भी इसे बड़ी कौतूहल भरी नजरों से देख रहा है। इप्टा, प्रगतिशील लेखक संघ और केंद्रीय पंजाबी सभा की राष्ट्रीय समितियों के आह्वान पर नए साल के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लेखक, संस्कृति कर्मी आंदोलन की इस सरजमी पे 4 दिन के लिए इकट्ठा हुए। इन 4 दिनों में इन्होंने वहां गीत गाए, नुक्कड़ नाटक किए, अपनी कहानियां सुनाई और उन किसानों की कहानियां सुनी, उनकी आप बीती सुनी। उन्होंने अपने अनुभव तो बांटे ही, इस आंदोलन के अनुभवों से खुद भी सीख ली। लौटते समय उन्होंने इन किसानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा, आप अकेले नहीं हैं, हम सब भी आपके साथ हैं। रचनाकारों के इन्हीं जत्थों में शामिल हिंदी के वरिष्ठ कथाकार शिवमूर्ति जी और इप्टा के राष्ट्रीय महासचिव राकेश जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। आइए उनके इन अनुभवों को अपने साथ बांटें, जिन्हें लेकर वो दिल्ली से लौटे हैं और किसान आंदोलन की क्षमताओं को देखकर एक्साइटेड है। नमस्ते शिवमूर्ति जी, नमस्ते राकेश जी। नमस्कार। नमस्कार, आप सबको नमस्कार। कहिए, कुछ ऊर्जा कितने प्रतिशत बढ़ी दिल्ली से लौटकर लेखक की? ऊर्जा में आशातीत बढ़ोतरी हुई है और अपने सपनों को साकार होते देखना किसी भी लेखक के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होता है। प्रायः देखने को नहीं मिलता। जो वो कल्पना में लिखता है, अक्सर उसके जन्म में, उसके जिंदा रहते बहुत कम ही साकार हो पाता है। लेकिन मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता है कि मैंने जो सोचा, जैसी कल्पना की, जैसा चाहा, वो 1-1.5 दशक के अंदर ही पूरी तरह साकार होता नजर आ रहा है। शिवमूर्ति जी, किसान समस्याओं पर आधारित आपका जो उपन्यास आखिरी छलांग है, हिंदी का बड़ा पाठक का बड़ा वर्ग उसने उसको पढ़ रखा है। आप जब सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे और सीकरी बॉर्डर पर पहुंचे, तो वहां पहुंचकर आखिरी छलांग में और उसमें कितनी समानता और कितना फर्क आपने वहां महसूस किया, वो जरा सा हम चाहेंगे कि आप उसको शेयर करें।
आखिरी छलांग का किसान जो आंदोलनरत है वह गरीब तबके का है और उतना ज्यादा कह सकते हैं आशावान नहीं है, लड़ रहा है और उसको ये उम्मीद है कि एक दिन मेरी चीजें सुनी जाएंगी। और वो आर्थिक रूप से उतना साधन संपन्न नहीं है और उसके जुटान में लाई चना बंटता है और गन्ने का रस पिलाया जाता है जो वहां आए हुए हैं। लेकिन यहां जो मैंने देखा तो ये साधन संपन्न लोग भी इससे जुड़ गए हैं। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान निश्चित रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों से ज्यादा समृद्ध हैं और इसी वजह से उनके पास ज्यादा हौसला है। और मैंने ये देखा कि जैसा मैंने कल्पना में भी नहीं सोचा था, इतनी आशावादिता, इतना उत्साह, इतना साहस, उन जितना मैंने सोचा उससे बहुत ज्यादा उस मौके पर पाया। और ये देखकर मैं, जिसको कहते हैं गदगद एक शब्द है हिंदी में, मैं सचमुच गदगद हुआ। मुझे याद आता है शिवमूर्ति जी की एमएसपी के सवाल को आपने आखिरी छलांग में भी बड़ी शिद्दत के साथ में उठाया है और इसी तरह से किसानों की आत्महत्या के मुद्दे को जो इस आंदोलन से बड़ी गंभीरता और गहराई के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो अब आपको क्या लगता है कि वो चीजें अब किस रूप में आगे शेप ले रही हैं इस आंदोलन की रोशनी में? देखिए, मैंने जब इस आखिरी छलांग उपन्यास को 2007 में लिखा था तब स्थितियां इतनी आशाजनक नहीं थी। एमएसपी की बात थी लेकिन किसानों का बहुत बड़ा हिस्सा, कम से कम हमारे यहाँ, जानता ही नहीं था कि एमएसपी क्या चीज है। उस समय मैंने बताया था कि आप एमएसपी तो दे रहे हैं लेकिन एमएसपी का जो निर्धारण है, जो दर आप निर्धारित करते हैं, वो हमारे लागत मूल्य से भी कम है। तो इसका मतलब उस एमएसपी से हमें क्या मिलना है कि हम घाटे के घाटे में ही रह जाएं। और उसमें मैंने ये आवाज उठाई थी कि एमएसपी को इतना तो करिए कि हमारे लागत मूल्य से ये दर ज्यादा हो। लेकिन ये आप देखिए कि पिछले एक दशक में ये उतने जोर शोर से चर्चा में नहीं आई एमएसपी, और आज आई है तो बात यहां तक पहुंच रही है कि एमएसपी सरकार नहीं तय करेगी, हम तय करेंगे, किसान तय करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी लागत क्या है। और अगर किसान नहीं करते तो किसानों की ओर से किसान के संगठन बने और सारे आंकड़े निकाल कर, सारे मूल्य निकाल कर, खपत और लागत के डिटेल्स निकाल कर कोई आयोग किसानों को हो, वो एमएसपी निर्धारित करे, जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि जितना किसान की जेब से निकल गया है उससे कम से कम 10-20% तो ज्यादा आवे। अगर 1.5 गुना नहीं आता है तो 1.5 गुना तो आना ही चाहिए, क्योंकि अन्य जो वस्तुएं, अन्य जो प्रोडक्ट हैं, उसमें जब वो लोग अपने सुविधा से, अपने आंकड़े से, अपनी मर्जी से दाम तय करते हैं और उसको कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अब इससे ज्यादा खुदरा व्यापारी इस वस्तु का दाम ना ले, यानी वो मैक्सिमम निर्धारित करने के हकदार हैं, करते हैं। और किसान का मिनिमम भी नहीं कर सकता, खुद सरकार करती है और सरकार उतना करती है कि हमारी लागत भी नहीं आती। तो इस मुद्दे को मैंने उस समय उठाया था और बहुत प्रसन्नता की बात है कि इसको अब समर्थ किसानों ने अपनी मांग का एक मुख्य मुद्दा बनाया है। शिवमूर्ति जी, इस आंदोलन को जो आपने अवलोकन किया पिछले 3-4 दिनों में वहां बॉर्डर पर घूम घूम के, क्या लग रहा है आपको कि आने वाले दिन जो है किसान आंदोलन के लिए, उसमें लीडरशिप की कमांड पंजाब का किसान संभालेगा? जिस तरह हुए इकट्ठा हुए हैं 50
संगठन और जिस तरह उनमें एका है, ये बहुत ही, और महीने डेढ़ महीने तक उनमें चाहते हुए भी लोग चाहते रहे, ऐसे तत्व हैं जो चाहते हैं कि इनमें फूट पड़ जाए और वह फूट पड़ी नहीं। तो अगर ये समझ कायम रहेगी तो निश्चित रूप से किसान के दिन बहुरेंगे और मैं उम्मीद यही करता हूं कि यह समझ कायम रहे। बड़े भाई हैं पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, फिर महाराष्ट्र के किसान और उन पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान, तो उनके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान, मध्य प्रदेश के किसान, छत्तीसगढ़ के किसान, ये सारे लोग भी, बिहार के किसान, झारखंड के किसान, ये लोग भी जुड़ेंगे मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि किसान को अपने मेहनत और अपनी मेहनत के मूल्य से मतलब है। राजनीति में वो किसी एक का पल्ला पकड़ने की बेवकूफी मुझे लगता है नहीं करेगा, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में ही स्वामीनाथन आयोग आया था, 2007-8 में आया था और कांग्रेस ही इतने दिनों तक टालती रही, कितना समय गुजर गया। तो जब कोई पार्टी विपक्ष में रहती है तो किसानों की हितैषी बन जाती है, जैसे ही उसको सत्ता मिलती है उसकी आवाज बदल जाती है, उसका सूचना बदल जाता है। तो किसी पार्टी का दामन थामने से बहुत अच्छा है कि किसान बिना किसी पार्टी का आश्रय लिए अपने इकाई, अपने एकता को मजबूत करें और जो भी दल सत्ता में आए उसको मजबूर करें कि मुझको भी जीने का हक है और मुझको इतना दीजिए कि हम जी सकें। आखिरी छलांग के साथ साथ हिंदी साहित्य की जो दूसरी और रचनाएं हैं उनमें किसानों का मुद्दा प्रेमचंद के युग से लेके आज तक देखे तो उसका पात्र, उसकी जो लोकेल है वो सब पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक ही सीमित रही है। तो अब हम क्या उम्मीद करें कि हिंदी कथा संसार पंजाब के किसानों के पात्रों या उनकी जो पृष्ठभूमि या उनका जो लोकेल है उसको लेके भी कुछ हिंदी पाठकों को देंगे? देखिए, पंजाब के किसानों पर भी पंजाब के लेखक लिख रहे हैं। राम स्वरूप अड़खी जी हैं, वो पंजाबी में लिखते हैं। जगदीश चंद, हिंदी की बात कर रहा हूँ, हिंदी का। अच्छा, हिंदी में भी, हाँ, हिंदी में भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। संजीव जी का एक उपन्यास अभी पिछले दिनों आया था, फांस, और भी कई लेखक हैं जो गांव पे लिख रहे हैं। एमएसपी वगैरह की बात मैं नहीं पढ़ पाया कि किसी के यहाँ है कि नहीं। मूल्य मिलने की बात, आत्महत्या तो कई जगहों पे आई हुई है, उसके कारणों की खोज भी होनी चाहिए थी। उतने विस्तार में हिंदी में मुझे देखने को नहीं मिला, ये बात आपकी सही है। लेकिन अब अगर अब तक जो नहीं हुआ, मुझे लगता है कि अब यह किसान आंदोलन सबकी आंख खोलने में कामयाब होगा और हिंदी में भी चीजें आएंगी। राकेश जी, बधाई। एक तो आप लोग सब वहां गए, ये मेरी बड़ी जिज्ञासा है और बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा होगी कि कैसे इतने सैकड़ों हजारों की तादाद में संस्कृत कर्मियों का दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम आप लोगों ने कैसे बनाया, उसकी तरह पृष्ठभूमि राकेश जी हमको बताएं। देखिए, पृष्ठभूमि में तो पूरा इतिहास है, इसलिए कि आपको और सब लोगों को मालूम है कि इप्टा की स्थापना 1943 में आजादी की लड़ाई के समय बंगाल के उस अकाल से ज्यादा उसमें उसका प्रभाव था, उसमें जो बंगाल का अकाल 1942-43 में पड़ा और उसका इतना बड़ा प्रभाव था कि जो बंगाल के कलाकार, और सिर्फ बंगाल के नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के वामिक जौनपुरी, जिनका एक गीत बहुत मशहूर हुआ उस जमाने में, भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल, और वो लंबा गीत है। तो वो गीत उन्होंने यहाँ बैठ के, जौनपुर या लखनऊ में बैठ के नहीं रचा, वो बंगाल की धरती पे गए और बंगाल में चित्तो प्रसाद ने बहुत उस वक्त के बहुत मार्मिक चित्र बनाए। सुनील जाना जो है वो बड़े फोटोग्राफर उस समय थे, उन्होंने अभी भी वो हैं फोटोग्राफ्स जो उन्होंने उस दौरान के लिए। और ये भी मालूम है कि सब वो अकाल एक तरह से मानव निर्मित था, वो जो
उस वक्त की सरकार थी, मैंने बड़े बड़े धन्ना सेठों ने अपने गोदाम भर लिए थे, कोई क्राइसिस नहीं थी, लेकिन एक तरह से अकाल निर्मित किया गया। और उसी पृष्ठभूमि में आगे चल करके पहली फिल्म जो इप्टा ने बनाई, धरती के लाल, जिसमें पहली बार बलराज साहनी अभिनय करने के लिए आए, ख्वाजा अहमद अब्बास ने वो फिल्म बनाई। वो भी किसानों पे केंद्रित थी और किसान के दर्द पे केंद्रित थी। और नवान्न नाटक लेकर के विजन भट्टाचार्य के नाटक लेकर, उनके नाटक को लेकर के विनय राय पूरे देश भर में घूमे थे। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन फौरन उसके बाद दो बीघा जमीन बनती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कलाकार संस्कृति कर्मियों को ये विरासत मिली हुई है। बहुत से लोग अभी उससे थोड़े दूरी पे जुड़े हुए, हम लोगों ने ठीक वो दौर नहीं देखा, लेकिन उस दौर के उन तमाम लोगों के साथ 4 कदम हम चले जरूर हैं जो लोग उस दौर में थे। आपके आगरा के ही राजेंद्र रघुवंशी, दूसरे बहुत सारे लोग जो आसपास के इलाके थे, एक हमारे अलीगढ़ के खेम सिंह नागर, उनका एक बहुत मशहूर उस जमाने का नाटक उसी दौर का चौपाल, जो बाद तक जिसको हम लोगों ने देखा है चौपाल को। हमारे उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के राजबली यादव, उस दौर में उन्होंने एक नाटक लिखा था, धरती हमारी है। उस नाटक का प्रदर्शन हजारों लोग एक साथ देखते थे और मैंने उस प्रदर्शन को कई बार देखा और वो 4-4, 5-5 घंटे चलता था। और धरती हमारी है नाटक से राजबली विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे उस नाटक के कारण, इतना वो मकबूल थे। तो ये विरासत से हम सब लोग वाबस्ता रहे हैं, उन तमाम लोगों को हमने देखा है। और इस किसानों के उस दर्द को उस वक्त भी कलाकार तमाम तरीके से नाटकों में और दूसरी चीजों में उठाते थे, गीतों में दिल्ली का लेकर के प्रोग्राम आते थे। कैसे बना? तो ये कार्यक्रम भी ये बना कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो हमारे जो पंजाब के साथी हैं, खासतौर से हमारे जो प्रगतिशील लेखक संघ के इस वक्त जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो पंजाब के बहुत जाने माने आलोचक हैं, सुखदेव सिंह सिरसा। तो वो और हमारे एक नौजवान साथी विक्की माहेश्वरी, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के महासचिव हैं, लेकिन इप्टा की राष्ट्रीय समिति के सदस्य भी हैं, वो एक रंगकर्मी भी है, नौजवान लड़का है मोगा का, इप्टा से भी जुड़ा हुआ। तो ये लोग पहले दिन से ट्रैक्टर लेकर के मोगा से नौजवान साथी वो तमाम बाधाओं को, और वो सब वीडियो वगैरह हम लोग को मिल जाते थे बाधा पार करते हुए, इप्टा के साथी पहले दिन से किसानों के साथ चले। जब वो पहले दिन से चले ट्रैक्टर पे सवार होकर के, तो हम लोग लगातार इस बात को कर रहे थे कि इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ को वहां पर जाना चाहिए। पंजाब के साथी, हरियाणा के साथी और चंडीगढ़ के साथी बीच बीच में जा रहे थे। फिर हम लोगों ने संयुक्त रूप से ये आह्वान किया कि देश भर से ऑब्वियसली बहुत दूर दूर से नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से और बिहार से और पंजाब, चंडीगढ़ के तो 31 तारीख को ही पहुंच गए थे हम लोग, पहली तारीख को पहुंचे। तो इस तरह से हमारे साथी दिल्ली से बहुत सारे साथी वहां पे पहुंचे। तो उसके पीछे की पृष्ठभूमि ये थी कि हमारे साथी वहां पहले से ही डटे हुए थे। इप्टा की कई टीमें लगातार उनके साथ चल रही हैं और वो पहले दिन से डटी हुई हैं और वहां टेंट में रह रही हैं, उसी तरह जैसे किसान रह रहे हैं बीच में लगातार। तो ये उसकी पृष्ठभूमि। फिर हमने एक आह्वान किया, हम लोग वहां पहुंच गए। क्या नजारा रहा जब 1 तारीख को सुबह आप लोग पहुंचे वहां पर? तो वो मंजर, वो जरा सा शेयर कीजिए हम लोगों से। मंजर तो आप ये समझिए कि जब हम लोग पहुंचे हैं, क्योंकि हम और शिवमूर्ति जी और हमारे दिल्ली इप्टा के साथी और हमारे एक और साथी राजेश श्रीवास्तव, ये साथी तो एक साथ दिल्ली से पहुंचे थे, लेकिन हमारे पंजाब और चंडीगढ़ के साथी ये रात से ही, पूरी रात उन्होंने वहां कार्यक्रम करते हुए बिताई थी और वो हमारे सुबह तत्पर होकर के जो और लोग पहुंच रहे थे उनके स्वागत के लिए तैयार थे। आगरा के, बिहार के, उत्तराखंड के साथी पहुंचने वाले थे, रास्ते में थे। हम लोग जब वहां पहुंच गए और अंदर जो हमने प्रवेश किया है, तो एक तरफ तो जब हम लोगों ने प्रवेश किया तो मेरे सामने जो दृश्य था, वो जो उनका मुख्य मंच है, जिसको कहते हैं कि वो 10 से 15 किलोमीटर तक लाउड स्पीकर से वहां कनेक्टेड है,
तो वहां पर एक जो गुरु ग्रंथ साहिब की अरदास की प्रार्थना वहां जो ग्रंथी लोग हैं वो करते हैं। तो वो एक वो दृश्य था। वो प्रार्थना लगभग जब हम लोगों ने प्रवेश किया, वो अरदास खत्म हुई। अरदास खत्म होते होते पता लगा कि दूसरे हाथ पे दूसरी तरफ, मतलब दो तरफ, एक तरह से सड़क बीच में वो डटे हुए हैं और दो तरफ बाइलेंस टाइप की हैं वहाँ, ये बाई दाई तरफ, और बीच में वो पूरा उनके ट्रैक्टर ट्राली पे, तंबुओं पे और इस पे वो सारा वो लोग डटे हुए हैं। दोनों तरफ दुकानें हैं, दुकानें खुली हैं, लंगर लगे हुए हैं। वो सब दृश्य तो अपने आप में है कि वो मेरे ख्याल से आप एक दिन में उस पूरे 10 से 15 किलोमीटर तक की यात्रा भी नहीं कर सकते, 2 दिन में भी नहीं कर सकते। अब हम लोग तो बुजुर्ग लोग हैं, 3-4 दिन जब वहीं रहिए तब शायद पूरा नजारा देख पाए। लेकिन वो एक तरफ वो भक्ति का, यानी वो जो गुरु नानक की सिक्खी की जो करुणा की वो परंपरा है, उसका वो आपको नजारा देखने को मिल रहा था। जैसे वो खत्म हुआ तो पता लगा कि निहंग सरदार अपनी तलवार और घोड़े पे सवार, नंगी पीठ पे, वो अपने उसके साथ एक तरफ से चल पड़े। अब कोई प्लान नहीं है वो कि वो कोई उसका वो इंतजार कर रहा है जिसके बाद उनको चलना। वो अपना निकल करके एक परेड जैसी करने लगे। अब भी एक दूसरा दृश्य था कि एक जैसे एक हाथ में करुणा है और दूसरे हाथ में तलवार है। तो मुझे तो वही एक सूझा कि एक हाथ में नानक की करुणा है तो दूसरे हाथ में भगत सिंह की तलवार है, जिसको वो कहते थे कि विचारों की क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। तो ये दृश्य पहला दृश्य था जो मेरे दिमाग में वहां अंकित हुआ। फिर फौरन ही हम लोग मंच पर चले गए और उसमें भी देखिए जैसे सिर्फ एक आदमी एक डंडा लगाए खड़ा था, एक वॉलंटियर वहां पे, और जो लोग भी अंदर, मंच बहुत एक बड़ा बनाया है उन्होंने, लेकिन मंच क्योंकि तख्तों का बना है तो ऐसा नहीं है कि उसमें एक साथ बहुत सारे लोग चढ़ जाएं तो गिर सकता है। ये सावधानी वहां पे है कि वहां एक एक व्यक्ति प्रवेश करे, जिन लोगों को वहां पे कार्यक्रम है वही लोग उस पर जाएं और अपना बात बोल करके नीचे उतर आए, यानी ये भी है उसमें। और बहुत शाइस्तगी से वो एक आदमी कह देता है जिसको वहां से अंदर से आ जाता है कि इनको अंदर आने दीजिए, वो अंदर जाता है, बाकी लोग बाहर रह जाते हैं। तो ये और ये प्रक्रिया, इसमें कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं करते हैं वो कि अब ये आएंगे अब वो आएंगे। ये प्रक्रिया बहुत चुपचाप, बहुत करीने से, बहुत उसके साथ वो चली आती है। पीछे, मंच के पीछे बहुत सारे उन्होंने ऐसे तिरपाल लगा करके वो बना रखे हैं कि जहां अगर किसी को कोई चैनल वाला इंटरव्यू लेना चाहता है तो उसके पीछे जाकर के वो उनका इंटरव्यू ले सकता है। तो इस तरह की भी व्यवस्था वहां पर है कि वो कुछ इस तरह के वहां पे जगह उन्होंने बना दी हैं। तो 2-4 जगह ऐसी जहां बैठ करके लोग चाय पीते हुए, चाहे वहां आपको हर थोड़ी देर बाद वहां मिल जाएगी, वो चैनल वाले इंटरव्यूज लेते हैं। हमको भी पता नहीं किस किस ने लिया, हमको वहां पंजाब से अब फोन आ रहे हैं कि वहां आपका वहां प्रसारण हो रहा था। मुझे तो मालूम नहीं कि कौन कौन लोग थे वहीं पे। पता लगा घुसते ही जब हम लोग मंच पे चल रहे थे तो ट्रॉली टाइम्स, एक यंग लड़की, मेरे ख्याल से उसकी उम्र 24-25 साल की होगी, नाम मैं भूल गया उसका, वो हमारे सुखदेव सिंह सिरसा जो जनरल सेक्रेटरी हैं पीडब्ल्यूए की, उनकी स्टूडेंट भी थी। तो पता लगा कि ट्रॉली टाइम्स उन्होंने निकाल दिया है। वो बहुत जबरदस्त उसका सर्कुलेशन हो रहा है पंजाब में और जो उसमें। तो अब आगे शायद वो उसको हिंदी में भी ले आने की योजना बना रहे हैं, वो कितनी दूर चलती है। तो वो इस तरह का दृश्य था। और ये दृश्य हम लोगों के को बहुत, जैसा शिवमूर्ति जी कह रहे थे, वो तो गदगद, मुझे तो बहुत रोमांचित करने वाला दृश्य था कि ये ऐसा भी हो सकता है। और हम लोगों के कार्यक्रम के पहले वहां शहीदों के जो परिवार के साथी जो शहीद हुए हैं उसका एक कार्यक्रम एक शहीद के याद में हो रहा था। और उसका एक यंग लड़का आकर के शहीद के उसके साथ उसको भी एक शाल वाल उड़ाया गया। तो वो एक तरह से अपना संकल्प व्यक्त कर रहा था कि मेरे पिताजी की शहादत के बाद मैं यहाँ इस लड़ाई में प्रस्तुत हूँ। सोचिए अभी 1 दिन 2 दिन हुआ होगा उसके पिता की मृत्यु को, और वो उस अपने पिता की फोटो को लेकर के वहां पर अपना संकल्प व्यक्त कर रहा है कि ये पूरा परिवार इस आंदोलन में अपने पिता के बताए रास्ते पर चलेगा। तो ये बहुत उत्साहित करने वाला दृश्य। शिवमूर्ति जी, एक रचनाकार के रूप में आप जब वहां पहुंचे तो जो पहला परिदृश्य आपके
कैमरे में आया, वो क्या था, वो जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो जो वहां पुलिस वाले खड़े थे वो लगता था कि ये दरबान की भूमिका में हैं। उनका गुरूर, उनका रौब और इस तरह की जो एक पुलिस का उच्चारण करने पे जो चेहरे पर भाव आता है हमारे कल्पना में, वह सब वहां नहीं था। वह शांत हो चुके थे, इशारा कर दे रहे थे कि इधर से जाइए, वहां गाड़ी पार्क करिए, यहाँ से अगर आपको हरियाणा जाना है तो ये लेन पकड़िए, इधर से बाईपास से निकल जाइए। आगे जाते ही सबसे पहले खाने पीने का इंतजाम दिखा, और खाने पीने का इंतजाम में ही मेरे जैसा आदमी तो उसी को देखते हुए आगे सोचने की नौबत नहीं आई। मैं इसी को देखने लगा कि यहाँ क्या क्या खिलाया जा रहा है। तो जिनका स्वाद नहीं भूलेगा मुझे, मुख्य मंच से पहुंचने के पहले की बात है ये, और मुख्य मंच अंदर था, एक फरलांग अंदर था जहां से हम लोग चले। अभी उनकी लंगर परंपरा पे आगे बात करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जो पूरी आंदोलनकर्ताओं की जो पूरी भीड़ और वो रैला और वो दाढ़ी वाले लोग, बिना दाढ़ी वाले लोग, वो तमाम बॉर्डरों पर जो नजर आ रहे थे, उनको देख के क्या लग रहा था? हाँ, महिलाएं, बूढ़ियां, लड़कियां, बच्चे, यहाँ तक कि एक 4 साल के बच्चे ने, जो इप्टा का हम पोस्टर लिए हुए थे हमारे साथी राजेश जी, कुछ लड़के उसको लेकर के अपनी फोटो खिंचा रहे थे, तो 4 साल का एक पीली पगड़ी बांधे हुए छोटा बच्चा वो भी आगे आकर उसको सीधा करने लगा कि उसकी भी फोटो हो जाए। तो बच्चे भी, बूढ़े भी, और भी मतलब हर प्रकार के लोग, सरदार भी, मोने भी, कम हैसियत वाले, ज्यादा हैसियत वाले, मेला जिसको कहते हैं। और खाली व्यक्ति ही नहीं, जैसे लकड़ियों का ढेर लगा है, एक बाज पक्षी वहां उसके पैर में लगाया गया है और उड़ रहा है, जैसे कि वो कैसे कहा गया है कि किससे बाज लड़ाऊं, बाज से कबूतर लड़ाऊं। तो उनके प्रतीक भी जो उनके हैं सिख धर्म के, घोड़ा नहीं बल्कि घोड़े, दर्जनों घोड़े। और फिर उसके बाद देखिए, ये सारा कुछ तो था ही, जो उनकी बातें सुनिए, जो उनका उत्साह देखिए कि अब यहाँ से हम तभी जाएंगे जब कानून को वापस, पहले कानून वापस जाएगा तब हम किसान वापस जाएंगे। ये हर एक की जबान पर था। और ये बात भी बताना जरूरी है कि बाथरूम वगैरह के लिए जो पूरे लाइन के लाइन आकर के रेडीमेड खड़े थे, जिनकी जरूरत पड़ती है उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते आप। वो सारी व्यवस्था भी थी, लंगर में चाय भी थी, खाना भी था, छोले चावल भी था, दूध भी था, और चाय तो थी, और इसके अलावा ये गन्ने का रस था, और गर्म पानी की बोतलें 300-300 ml की सबको ऐसे ही पकड़ाई जा रही थी। ये नहीं पूछा जा रहा था तुम्हें प्यास लगी है कि नहीं, तुम्हें गर्म पानी चाहिए कि नहीं, ठंडा चाहिए। ये मूंगफली के 100-100 ग्राम, 150-150 ग्राम के ठोंगे ऐसे उठा उठा के पकड़ाए जा रहे थे। लाइन लगी हुई थी खाने वालों की, कोई पूछ नहीं रहा था कि आप कौन हैं, किस लिए आए हैं। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं था, ये लोग निरंतर करते हैं, अपने गुरुद्वारों में करते हैं, लंगर लगाते हैं, तभी उनको अभ्यास है कि साथों साथ दोना पत्तल साफ हो रहा था, फेंका जा रहा था, बर्तन धुले जा रहे थे, और वो जो गन्ने का रस भी पिलाया जा रहा था उसमें भी नींबू और नमक मिलाने की व्यवस्था थी, उसकी छनाई हो रही थी। तो ये अभ्यस्त हाथ थे, नहीं तो इतना महीने भर में कोई सेना भी हफ्ते 10 दिन की लड़ाई के बाद अव्यवस्थित हो जाती है, उसकी सप्लाई लाइन खराब हो जाती है, उसके आर्म्स एम्यूनिशन, गोला बारूद खत्म हो जाते हैं, रास्ते की लाइन कट जाती है और वो सरेंडर हो जाते हैं। आप देखिए, महाभारत केवल 18 दिन का हुआ था उस जमाने में, और आज के जमाने के भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं। तो ये लोग 1.5-2 महीना से लगे हैं, तो इनके पीछे, जैसे राकेश जी कह रहे थे कि बहुत बड़ी सोच नहीं है, ऐसा नहीं है, दिखाई नहीं देता, सामान्य चीज बहुत असामान्य होती है। तो सारे लोग वहां लगे हैं, सफाई करने वाले, पकाने वाले, खिलाने वाले, बोलने वाले, ललकारने वाले,
ऐसा वो मेला है, उसमें उत्साह भी है, उसमें जीवट भी है, ललकार भी है और उत्सव धार्मिकता भी है। तो सब मिलाकर जो एक कोलाज बनता है और बहुत दूर तक बनता है। ऐसा न भूतो, भविष्य नहीं कह रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा कभी कल्पना में किसी उपन्यास में भी नहीं पढ़ा है, किसी कहानी में भी नहीं पढ़ा है। उनसे भी आगे उनको भी सरपास कर गया ये आंदोलन। ये बहुत बड़ी बात। राकेश जी, आप भी तमाम देश भर में समारोहों में जाते रहते हैं, एप्टा के भी और दूसरे समारोह में ही। तो अभी शिवमूर्ति जी जैसे उस खाने के पंडालों का जिक्र कर रहे हैं, तो लंगर का जो पूरा आलम था वो आपने कैसे उसको देखा और कैसे महसूस किया? देखिए, हाँ, लंगर लंगर तो उनकी मतलब सिख धर्म की एक परंपरा में है। जैसे कभी आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाएं, यहाँ से लेकर के, मैं तो देश के गुरुद्वारे से लेकर के, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से लेकर के, और एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा उनका सैन फ्रांसिस्को के पास में है, वहां भी गया, जो बड़ा मशहूर गुरुद्वारा है वहां का, अमेरिका का। तो वो परंपरा तो उनकी सब जगह एक सा है। जैसे ये कि लंगर में अगर कोई बैठा है तो उसमें कोई जात पात, ऊंच नीच, बड़े छोटे का कोई भेदभाव वहां किसी भी प्रकार से होता नहीं है। कोई बहुत बड़ा आदमी, जिसको बाद में पता लगता है कि बहुत बड़ा आदमी है जो वहाँ खाना परोस रहा है। और अलग बात है कि पूरे सामाजिक ढांचे में पंजाब में भी जो हमारी वर्ण व्यवस्था का की कुरीतियां हैं वो वहां भी पहुंची हैं। वो एक दूसरा पक्ष है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन उसमें तो कहीं भी किसी प्रकार से वो नहीं होता। और यहाँ तो स्वाभाविक रूप से ये आंदोलन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से एक तरह से कुरीतियों से लड़ने का भी आंदोलन है, अस्वतः रूप से उसमें से जन्म ले रहा है। कि जैसे अगर कोई कुरीतियां हैं तो उनके ऊपर भी वहां चर्चा परिचर्चा, चाहे छोटे जगहों पे चाहे बड़ी जगहों पे, उनके अंदर चर्चा वो चली आई है। महिलाएं जैसे निकल करके आ रही हैं तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, युवतियों की भागीदारी बढ़ रही है। और छोटे बड़े का भेद जो कहीं अगर थोड़ा बहुत उस समाज में गया भी है, जातियों का विभेद, तो वो भी एक तरीके से मिट रहा है। बड़े और छोटे किसान का भेद भी वहां मिट रहा है। तो ये अब हम लोगों के साथ तो ये दोपहर में शिवमूर्ति जी हमसे बिछड़ गए थे, लेकिन जहां जिस लंगर में हम लोगों ने खाना खाया तो बिठाल के खिलाया गया। अब हम लोग दो परंपराएं वहां टकरा दी। हम लोगों के यहाँ इप्टा में परंपरा ये है कि अगर बैठ के खाना खाएं या कोई किसी प्लेट में खाएं तो अपनी प्लेट खुद धोते हैं और अपनी पत्तलें खुद उठाते हैं। उनके यहाँ परंपरा ये है कि वो आप अगर बैठ गए हैं उनकी पंगत में तो जो खिलाने वाले हैं वो पत्तल वो उठाएंगे। अब साहब हमारी तो तकरार हुई उसमें। अंत में मैं तो उठ गया उसको लेकर के और अपने साथियों को कहा कि नहीं सब लोग लेकर के उठो। उन्होंने कहा चलिए, आपने यहाँ एक नई शुरुआत कर दी। तो अब जैसे ये कि ये उनकी परंपरा है, लेकिन अब हमारी भी ये वो थी, तो मीठी तकरार होती रही। उसमें बड़ा आनंद भी आया कि भाई ये एक स्थिति है। तो ये बहुत सारी परंपराएं वहाँ, बहुत सुदृढ़ परंपराएं वहाँ कायम हैं, लेकिन बहुत सारी नई चीजें वहाँ अंकुरित भी हो रही हैं। नए दृश्य वहां उपस्थित हो रहे हैं। शिवमूर्ति जी भी कह रहे थे कि नए दृश्य उपस्थित हो रहे हैं। ये नए दृश्य जो उपस्थित होंगे, निश्चित रूप से हमारे समाज विज्ञानियों को, समाज शास्त्रियों को, लेखकों को, कलाकारों को, उसको विधिवत, ये दृश्य सिर्फ उस तरह से नहीं, अभी तो हम लोग एक तरह से जिसे कहते हैं दृश्यावलोकन करके आए हैं। ये दृश्यावलोकन है जो हम लोगों ने किया है 2-3 दिन में। तो ये दृश्यावलोकन की जगह देखने को लेकर भी आप लोगों का बड़ा विवाद हुआ है। क्या चीज? पत्थर फेंकने को लेके उनके वॉलंटियर्स के संग में आप लोगों का बड़ा विवाद रहा, वो क्या था? हाँ, विवाद नहीं, मतलब जैसे उनका था कि भाई हम उठाएंगे और हम लोग था कि हम उठाएंगे। तो उनकी परंपरा है कि वो पत्तल आप उठाने नहीं देते हैं, तो हमने फिर कहा कि नहीं इसको तोड़िए। अरे भाई, ये जो खाने बैठा है वो अपना उठाए और सफाई भी करे उसको।
तो अब जैसे ये कि अब ये टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा वो एक अलग बात है। बहुत बड़ा आदमी जो खिला रहा है वो पत्थर उठा लेता है, वो दूसरी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नए दृश्य उपस्थित हो रहे हैं। मैं ये इस बात को जोर देकर के कहना चाहता हूँ कि अभी तो हम लोग जो गए हैं 2-3 दिन में, ये दृश्यावलोकन है, लेकिन ये दृश्यावलोकन के आगे जाकर के इस आंदोलन के अंदर की गहरी पड़ताल किए जाने की जरूरत है, जो हमारे देश के सक्षम पत्रकारों, समाज विज्ञानियों को और लेखकों और कलाकारों को वहां जाकर के उसके उन तमाम बिंदुओं की कि कैसे वो जुड़ रहा है अपनी परंपराओं से भी और कैसे नई जमीन तैयार कर रहा है आंदोलन की। जैसे ये बात वहां देख के समझ में आती है कि एक आंदोलन कैसे अपना तेवर दिखाए हुए उत्सव में बदलते हुए भी आंदोलन अपना तेवर कायम रख सकता है। तेवर दिखा नहीं रहे लेकिन तेवर कायम है। तो ये बहुत सीखने की बात है। और जिस ईडियम में वो लोग बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो कृषि को समझते हैं, वो तमाम लोग इन कृषि कानूनों पर इधर हाल के दौर में मैंने उन तमाम लोगों की बातचीत सुनी है, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने व्याख्यायित किया है। लेकिन वहां एकदम नौजवान लोग जिस तरह से इन कृषि कानूनों को व्याख्यायित कर रहे हैं, वो बहुत चमत्कृत कर देने वाला है। हम लोग उस ईडियम में बात शायद नहीं कर पाएंगे, वो वही लोग बात कर सकते हैं जो धरती से आंदोलन की एक नई संस्कृति इस पूरे किसान आंदोलन के गर्भ से पैदा हुई है। आंदोलन की अपनी कोई उस तरह से संस्कृति आजादी से पहले का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आजादी के बाद के हुए मुख्य आंदोलनों को जो मैंने देखा और पढ़ा है, इस तरीके की संस्कृति जो है वो नहीं दिखती है। इसकी क्या वजह आपको लगती है, क्या रही है? देखिए, ये मुझे याद है कि एक बार हम लोग लखनऊ से अयोध्या तक की 1989 में हम लोगों ने एक यात्रा की थी। और जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि पहली जब हमने यात्रा की तो वो सांप्रदायिकता पुनरुत्थानवाद विरोधी यात्रा थी, बैनर पे यही लिखा हुआ। तो जब हम यात्रा खत्म कर चुके तो हमारे एक साथी जिनको आप जानते होंगे, उस यात्रा में वो हमारे साथ रहे पूरे दिनों, 8 दिनों तक, लखनऊ से अयोध्या तक। हरगोविंद जी थे, महात्मा हरगोविंद, स्वतंत्रता सेनानी और जन मोर्चा अखबार के संस्थापक और संपादक जी। और महात्मा की तरह उनका जीवन था, उसी तरह वो रहे, वो भी हमारे साथ चल रहे। तो एक बहुत खूबसूरत बात उन्होंने बताई उस यात्रा में कि जब हम लोग आजादी की लड़ाई में निकलते थे तो अब तो कुछ है कि चना चबेना जैसे ये लोग निकले हैं तो अपना सब साधन एकत्र करके चले हैं। लेकिन क्या कि हम लोग तो निकलते थे और एक गीत गाते चलते थे कि फकीर आए हैं वतन के झोलियां भर दो, और फिर वो आगे सुनाते थे। तो फकीर आए हैं वतन के झोलियां भर दो, इस तरह से लोग निकलते जाते थे, उनकी झोलियां भरती चली जाती थी। देखिए, वो फकीर आए हैं वतन के झोलियां भर दो, उसी से गांधी ने अपनी पूरी झोली आंदोलन की। और उनको तो तमाम लोग तरह तरह की चीजें देते थे, लेकिन आंदोलन की झोली वतन के लोगों ने दे के, क्योंकि उनको क्या दिया झोली में, अपना डर का त्याग किया। सबसे बड़ा काम जो किया कि अपने डर को उनकी झोली में डाल दिया। ये आंदोलन भी लोगों के डर को, जो पूरे परिदृश्य में फैला हुआ डर है, आप अपनी बात को ठीक से कह नहीं सकते पूरे समाज में कि जो सही बात है उसको आप डर की वजह से कह नहीं सकते, सच को सच नहीं कह सकते, प्रेम को प्रेम नहीं कह सकते। ये जो डर फैला हुआ है, वहां पर इन लोगों ने इस डर से, इस भय से मुक्ति का एक रास्ता खोला है। और उस मुक्ति के रास्ते में हाँ एक संदेश भी है। तो ये एक बड़ी बात है। और ये इसके सूत्र तो वहीं से निकलेंगे, सूत्र तो नानक से ही निकल रहे हैं, सूत्र तो गांधी से ही निकल रहे हैं, सूत्र तो आजादी की लड़ाई के आंदोलन के उन तमाम चीजों से ही निकल रहे हैं। लेकिन ये एक नए ईडियम, नया मुहावरा रच रहे हैं राजनीति का कि देखिए, जैसे हम लोगों की भाषा जो है, जैसे कभी कभी अनुवाद की भाषा हो जाती है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो पढ़े हैं किताबों से चीजों को, वो किताब से नहीं पढ़े हैं इतिहास को। वो इतिहास को उन्होंने, अगर भगत सिंह के बारे में वो बात करते हैं तो हम तो भगत सिंह को ज्यादा किताब से जानते हैं, वो भगत सिंह को अपनी जमीन से जानते हैं। जैसे इस बात में फर्क है
वो इस बात को जानते हैं कि 12 साल का एक बच्चा जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर के अपने घर जाता है, ये पंजाब का एक लड़का समझ सकता है 10-12 साल का। इस बात को हम भगत सिंह को और तमाम उनके दार्शनिक पक्ष को, उनको विचार के पक्ष को जानते हैं और अनुदित भाषा में उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन उस मिट्टी के साथ उस जुड़ाव को, जलियांवाला बाग के साथ जो उनकी जो भावनात्मक लगाव, जहां से भगत सिंह बनते हैं, इस बात को पंजाब के लोग ज्यादा समझते हैं और उस ईडियम में वो बात करते हैं। वो उधम सिंह को जानते हैं, वो करतार सिंह सराभा को जानते हैं, बड़ी विरासत है उनके पास। वो गुरु गोविंद सिंह को जानते हैं। एक चीज जो बड़ी परेशान कर रही है पूरे देश के संवेदनशील लोगों को, कि ऐसी ठिठुरन बड़ी सर्दियां, बारिश में भीगते हुए वो जो बुजुर्ग वहां पर हैं, उनमें से काफी लोगों से जाहिर है आप लोगों की बातचीत भी हुई होगी, तो वो कुछ चीजें जरूर हमसे शेयर कीजिए कि वो क्या, उन बुजुर्गों का हौसला और उनकी बातचीत क्या। हाँ हाँ, देखिए बताते हैं। एक जगह हम लोग लंगर में हलवा खा रहे थे, तो वहां एक हमारे बगल के बुजुर्ग भी थे, काफी बुजुर्ग थे, मुझे लगता है वो 80 के आसपास रहे होंगे। तो उनसे मैंने पूछा कि, मैंने कहा कि जाड़े की वजह से समस्या हो रही होगी, गर्मी होती तो थोड़ा अच्छा होता जो आप लोग यहाँ आए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, समस्या ज्यादा होती है गर्मी से, जाड़े से लड़ने के लिए तो कंबल और आग बहुत है। उसके बाद वो मुस्कुराए और सीने पर हाथ रखा और हाथ रखकर कहा, काफी आग इधर दिल में भी तो है, सब कुछ यही करेगी। 80 साल का आदमी सीने पे हाथ रख के कह रहा है कि काफी आग इधर दिल में भी तो है, सब कुछ इसी से होगा। तो एक उदाहरण है ये। तो इस तरह के बहुत सारे अनुभव हुए, जिनके चेहरे को देखिए वही उत्साह टपका पड़ता था। भय नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी, भय नाम की कोई चीज नहीं थी। और मुझे 1 दर्जन से ज्यादा जगह मैं पहली बार गया था और पैदल खूब चल रहा था, तो भूख खूब लग रही थी, तो उसमें इतनी विविधता थी कि थोड़ा थोड़ा कई जगह मैंने खाया। उसमें जलेबियां भी थी, छन रही थी, कुलचे छोले थे, राजमा थी, पूड़ी थी, रोटी थी, हलवा था, पोहा था, लस्सी थी, पकौड़े थे, चाय थी, रस थे, बन थे, बिस्कुट थे, केले दिए जा रहे थे, एक एक आदमी को सेब एक एक पकड़ाए जा रहे थे, गरम दूध था। मतलब इतनी चीजें थी कि वो सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक खाते ही रहे और चलते रहे और मिलते रहे और उत्साहित होते रहे कि ये ऐसा दृश्य देखिए इसी जिंदगी में फिर कब देखने को मिलता है, अभी तक तो मिला नहीं। राकेश जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि कुछ बुजुर्गों से और कुछ युवाओं से जो बातचीत आप लोगों ने की, तो उसमें कुछ सिग्निफिकेंट चीजें जो हैं वो राकेश जी हमसे शेयर कीजिए। देखिए, हमने ये कोशिश की कि जैसे जो ये 3 जो फार्म एक्ट्स हैं, कृषि कानून है, तो मैंने कम से कम मतलब दर्जनों लोगों से, हमारे अलग अलग लोगों से हम लोगों ने कह दिया था कि तुम कुछ इनसे बात करो, उससे बात करो, अन्य लोगों से बात की। हमारी योजना है कि वो सारे लोगों ने जो बातचीत की है उसको हम लोग एक जगह कहीं रख पाए। लेकिन मैंने जितने लोगों से बात की, तो जैसे मैंने कुछ नौजवानों से बातचीत की, बुजुर्गों से भी बातचीत की, कुछ महिलाओं से भी बातचीत की जिनसे मैं कर पाया। और कहीं कहीं जरूर ये आड़े आता था कि वो बहुत सारे लोग पंजाबी में ही बातचीत करते थे। हालांकि आप पंजाबी बहुत आसानी से समझ सकते हैं और वो समझ में आ जाती है बात, वो जो कहते हैं, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो लेकिन वो जैसे अब उसमें कई शेड्स थे। जैसे कुछ बुजुर्ग उस लहजे के साथ भी बात करते थे कि मतलब हम जाएंगे तो तभी, लेकिन जैसे वो एक मनुहार भी करते थे, कहते थे कि भाई राजा है तो प्रजा अगर सड़क पे है तो राजा का काम है, बहुत स्ट्रेस के साथ कहते थे कि वो प्रजा की बात सुने, तभी वो सही राजा है, नहीं तो वो राजा ठीक नहीं। तो अब ये इसमें एक आंदोलन धर्मिता है, लेकिन ये है कि भाई ये इतना स्वीकार्य है कि भाई वो राजा है तो बात सुनो, इतनी स्वीकारोक्ति उसमें है।
तो इस तरह का एक उनके भीतर एक जो प्रजातांत्रिक उसके प्रति एक वो भी है कि भाई ठीक है, बात सुनिए, बात क्यों नहीं सुनेंगे, ये पक्ष उसमें है। अच्छा, लेकिन यूथ का ये बात मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूँ कि मैंने दर्जन भर लोगों से, ज्यादा लोगों से बातचीत की होगी और ये सोच करके बात की कि हो सकता है कि कोई तो कहे कि हम तो ऐसे चले आए, गांव भर के लोग आ रहे थे तो हम भी चले आए, कि भाई अब क्यों चले आए। तो वो इस कानूनों के बारे में बहुत स्पष्ट है। जैसे वहां पर कुछ मजदूर लोग भी आए हैं, जिनको हम खेतिहर मजदूर कह सकते हैं, जिनके पास अपनी कोई किसानी की वो नहीं है। उन वो इस बात में बहुत स्पष्ट हैं कि ये पहला जो कानून है इसका, वो तो ये है कि अभी तक जो उसमें चेंज किया जा रहा है कि अभी तक तो अनाज, जो कृषि उपज और ये सारी चीजें हैं, जो ये एसेंशियल कमोडिटीज थी, आवश्यक वस्तुएं थी। पहली बार तो ये कानून आ रहा है कि वो आवश्यक वस्तुओं के दायरे से बाहर कर दी जा रही है। इस बात से एक 100% नाराजगी है कि आवश्यक वस्तु इसको ना माना जाए। यही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आवश्यक वस्तु नहीं, मतलब खाद्यान्न जो है वो आवश्यक वस्तु नहीं। वो बाकी आगे आगे वो कहते हैं अरे सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अच्छा खाद्यान्न नहीं तब क्या, कौन सी चीज आवश्यक है मानव जीवन के लिए। तो अगर खाद्यान्न आवश्यक वस्तु नहीं है तो है क्या, ये वो पूछते हैं पलट करके। अब इसका जवाब दे, अब कौन दे। हमने कहा कि भाई हम तो आपके साथी के लिए आए, हम कहाँ से जवाब दो। हमसे पूछते बताइए कि अगर अनाज जो है, खाद्यान्न जो है आवश्यक वस्तु नहीं है तो इस दुनिया में मानव के लिए आवश्यक क्या है। तो अब इसका जवाब तो भाई सरकार दे और दूसरे लोग दें जो कानून बना। अच्छा राकेश जी, एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण इस आंदोलन की देन है कि जिस तरीके से मुख्यधारा मीडिया ने रूलिंग पार्टी के स्वर को लेकर किसान आंदोलनों पे हमला बोला, और उसके जवाब में सोशल मीडिया ने के जरिए इन लोगों ने जो अपनी भूमिका अदा की, जिस तरीके से उन्होंने अपने पेजेस फेसबुक से लेके और यूट्यूब पर और उसके अलावा अखबार ट्रॉली टाइम्स का आप जैसे जिक्र कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये इस आंदोलन का एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है। इसको आप दोनों लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि इसको मीडिया के इस नई इमरजेंस को आप लोग कैसे आप ले रहे हैं। जी जी, मैं समझता हूँ कि देखिए वहां पर मेरा खुद का भी मैं जहाँ भी गया, जैसे कई चैनल्स ने, जो मुझे बाद में रिपोर्टिंग हुई कि वही एक चैनल था, मैं तो उसका नाम भी भूल गया, ठीक से याद नहीं रख पाया क्योंकि कागज कलम कहीं लिखने की वो जगह नहीं थी। वो तो आते धड़ से इंटरव्यू लेना शुरू कर देते, आप कहाँ से आए, कैसे आए, इफ्ता देख करके वो थोड़ा समझ जाते थे कि क्या है, तो वो बता करके इंटरव्यू देना शुरू कर देते थे। तो बाद में अभी पंजाब से कई फोन आए जो हमारे परिचित हैं कि अरे वो बहुत सारे शहरों में पंजाब के चलने वाला एक चैनल था जिसमें आपका इंटरव्यू आ रहा था, आपका पूरा उसको कवर किया। तो मुझे पता लगा कि अच्छा इस चैनल में अभी उनसे मुझे बात करनी है कि भैया हमको भी भेज दो कहाँ पे वो हुआ है, किसी तरकीब से अगर कोई हो जाए। तो वो आकर के बात करने लगे। मतलब ये अल्टरनेटिव चैनल्स के अलावा भी खासतौर से जो पंजाबी के लोकल चैनल्स हैं या पंजाबी के जो लोकल वो हैं, जो जिनको आप ये सोशल मीडिया नहीं कह सकते, जो अच्छे वहाँ चलने वाले चैनल्स हैं, वो उसमें पूरी तरह से वहां पर हैं उनके। हाँ, उनका उनका नेटवर्क है और वो उसमें लगे हुए हैं। ये है कि इन बहुत सारे ये जो जिनको गोदी मीडिया आप कहते हैं, इनमें बहुत सारे लोगों को तो इन्होंने खुद ही धुतकार लिया, कहा कि तुम बेकार में क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो, हमारा भी टाइम खराब कर रहे हो, तो इसलिए तुम जो है इससे दूर ही रहो। तो वो दूर दूर से ही उसका कवरेज करते हैं और उनको वहां जाने भी नहीं देते, कहते तुम टाइम खराब करोगे बेमतलब हमारा भी और अपना भी, तो तुम्हें जो कहना वो न कहते रहो। तो अब देखिए, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप अगर इस तथाकथित गोदी मीडिया के स्वर को भी देखें, तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब इसका जो स्वर था, आज आप उसके स्वर में अगर थोड़ा सा मार्क करें तो उसमें थोड़ा चेंज पाएंगे। पहले वो किसानों को बहुत एक तरीके से उनको उनके उनके प्रति बहुत हिकारत थी, एक तरह से लगभग उनको गालियां ही दे रहा था। लेकिन आज वो गालियां
नहीं दे पा रहा है। ये दबाव है इस आंदोलन है। मीडिया हॉस्टाइल, मुख्य धारा मीडिया हॉस्टाइल हो गया है। वो स्टाइल है, लेकिन वो गालियां नहीं दे पा रहा है। मुख्य धारा का जो मीडिया है वो जब पहले शुरू में आप अगर याद करें उसको, कोई इसको भी आप लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए कि जिस तरह से वो उस तरह की हॉस्टिलिटी थी, उस तरह की हॉस्टिलिटी वो कर नहीं पा रहा है, एफोर्ड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों में भी कोई एक सिंगल ऐसा काम नहीं किया है। और यहाँ तक कि आप देख लीजिए कि पहले जिनको सरकार के तमाम मंत्री और खुद जो इस देश का प्रधानमंत्री जिनको कह रहा था कि ये किसके इशारे पे है, किसके इशारे पे है, फलाना ढमाका है, अब उनके बहुत सारे मंत्रियों ने अपने वो सब बयान बदलने शुरू कर दिए हैं। नहीं, देश का हम बड़ा सम्मान करते हैं, वो बातचीत करेंगे, वो फलाना करेंगे, ढमाका। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अपने एक चुप आग्रह से, एक तरह से वो कुछ नहीं कह रहे हैं, पलट के जवाब नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर इसमें कुछ, इतना ही जवाब दिया उन्होंने कि इसमें कोई गड़बड़ है तो उनको पकड़ ले जाइए, और कोई जवाब उन्होंने दिया नहीं। अगर हमारे अंदर कुछ गड़बड़ है तो पकड़ लीजिए, और क्या करते। और आज के दिन जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो ये दबाव ही तो है कि अभी कल तक आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, लेकिन आज सारे बॉर्डर्स पे ट्रैक्टर रैली की इजाजत उनको देनी पड़ी। और आज एक सफल ट्रैक्टर रैली, हजारों हजार ट्रैक्टर्स की, अभी मैं उस दृश्य को देख नहीं पाया, आप लोगों ने शायद देखा होगा, लेकिन ये इसमें वो अपने जो भी मंसूबे तय करते हैं उसमें वो आगे बढ़ते हैं। और वो उसकी बहुत वो नहीं करते हैं कि उनको फला मीडिया में जगह मिली कि नहीं मिली, वो अपना काम कर रहे हैं। शिवमूर्ति जी, आप कैसे ले रहे हैं मीडिया के इस नए इमरजेंस को, खिलाफ भी, मुखालफत में भी और सपोर्ट में भी? देखिए, ये जो सोशल मीडिया है, ये ना आया होता बीच में तो किसानों को ये सफलता न मिलती इतनी ज्यादा, क्योंकि जो गोदी मीडिया है, जो बिका हुआ मीडिया है, उसने तो अपनी धोती खोल दी थी, पहले ही खोल दी थी। तो उससे तो कोई उम्मीद थी नहीं। जो थोड़े बहुत बचे भी थे वो भी ऐसी भाषा, दो अर्थी भाषा बोल रहे थे। तो ये जो सोशल मीडिया है, इसी ने इस बार कमान संभाली है। और ये जो ये नेटवर्क आया, इंटरनेट आया, ये बता रहा है, ये शोध जो ये खोज हुई है, ये बता रहा है कि दुनिया को ग्लोबल करने में इसने जो भूमिका निभाई है, कि अब उस तरह दमन नहीं किया जा सकता। अब उस तरह जैसे अखबारों ने अलग अलग एरिया के पन्ने निकाल दिए थे, 50 किलोमीटर दूर की खबर उसमें नहीं छपती थी, कोई जान नहीं पाता था। अब तब ये मीडिया आया, चैनल आए, वो फैलाते थे, फिर वो बिक गए, फिर वो अपने जो उनका दायित्व था, जो उनका कर्तव्य था, उससे च्युत हो गए। और अब ये सोशल मीडिया आया, इसको भी रोकने की कोशिश होती है। तमाम लोग फेसबुक वगैरह पे लोग चीजें डालते हैं और वहां तक नहीं पहुंचती जहां तक पहुंचनी चाहिए। अभी पिछले दिनों आया हुआ था, इस तरह खबर आई थी कि उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर सोशल मीडिया ने बहुत ही क्रांतिकारी भूमिका चीजों को हर जगह व्यापक पहुंचाने में किया है, और इसका हम स्वागत करते हैं। ये जो सत्ता के हाथ में ही सब कुछ रहता था, और ये होता था आप कहीं इंटरव्यू देने जाइए कि सत्ता के खिलाफ हो जाएगी तो दूरदर्शन उसको काट देगा, हटा देगा। अब उनके हाथ में ये ताकत नहीं रह गई। यह लोकतंत्र को मजबूत होने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है, जनता की आवाज को उठाने का बहुत बड़ा ये साधन है। तो ये इस रूप में हम इसका स्वागत करते हैं। हमारे समय सीमा के नजदीक पहुंच रहे हैं। शिवमूर्ति जी, मैं अंत में एक अनुरोध करना चाहूंगा आपसे कि आखिरी छलांग का एक अंश अगर वो हमारे सुनने वाले मित्रों को आप सुना सकें इस अवसर पर, किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में, तो उसी से हम इसका समापन करना चाहें। हम 2-2 मिनट के 2 अंश आपको सुनाते हैं। 2-2 मिनट के 2 अंश। वो पूछते हैं, एक जगह हमारे उपन्यास के पात्र हैं, किसान हैं, वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भैया खिलावन एक बात पूछें।
पहलवान चाय का घूंट उतारने के बाद कहते हैं, इस इलाके में 10-15 एकड़ जमीन वाले किसान तो 4-6 गांव में खोजने पर शायद एक आधे ही मिलेंगे। हम जैसे लोग जो हैं 4-5 एकड़ वाले, ऐसे भी गांव में 4-6 ही हैं और उनको बड़ा किसान माना जाता है। तो हम पैदा होने के दिन से लेकर मरने के दिन तक परेशान रहते हैं। तो हमारी विपत्ति का कारण क्या है? और जिनके पास बिल्कुल जगह जमीन नहीं है वह कैसे जिंदा रहते हैं? तो ये कहते हैं कि पहलवान भैया, जिनके पास कुछ भी नहीं जमीन है, जिनके नीचे धरती और ऊपर आसमान है, उनके दुखों का भला क्या और छोड़। लेकिन जो जगह जमीन वाले हैं उनके दुखों का भी कोई एक कारण है, एक कारण नहीं है कि झट से बता दें। तो पूछते हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बाकी जो जिम्मेदार हैं उनकी चर्चा तो बाद में की जाएगी। बाजार जिम्मेदार है, सत्ता जिम्मेदार है, लेकिन सबसे ज्यादा तो हम खुद जिम्मेदार हैं। पूछिए कैसे? सरकार की ओर से गांव को बिजली देने के लिए 14 घंटे का रोस्टर घोषित है। अखबार और रेडियो आए दिन इसकी खबर देते रहते हैं। ये 15 साल पहले लिखा गया था, तब रेडियो भी चल रहे थे, अब तो खत्म हो गए। इस साल खरीफ की फसल सूखे के चलते आधी हो गई। भादों कुंवार के सूखे के दिनों में भी कभी 4-5 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आई, उसमें भी हर आधे घंटे में कटती रही। कितनी बार कोशिश की गई कि 4-6 गांव के लोग सब स्टेशन चलकर अपना विरोध जताएं, घेराव करें, ताकि फसल बच जाए, जिंदा रहने का सहारा हो जाए। लेकिन कितने लोग इसके लिए बाहर आए? सब स्टेशन के आसपास के ही 4-5 गांव की आबादी 8-10 हजार से अधिक है, लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी एक बार लोग जुटे भी तो कितने, 250-300। नहर विभाग के मुकदमे के खिलाफ प्रदर्शन के लिए परसों कितने लोग सगरे पर जुटे थे, ये आपने देख ही लिया। चीनी मिल के मालिक ने गन्ना ले लिया, 3 साल से भुगतान नहीं कर रहा है। एक बार सब लोग बड़े प्रयास के बाद प्रदर्शन के लिए राजी हुए। पुलिस ने गोली क्या चलाई कि लोग भूल गए कि उनका कोई बकाया भी है। ब्लॉक के कर्मचारियों ने गांव में कम से कम 8 लोगों के नाम से बैंक वालों से मिलकर फर्जी लोन कराया है। तहसील में वसूली गई है। आए दिन कोई न कोई पकड़कर हवालात में बंद किया जा रहा है। जो पकड़ा जाता है वह अपनी बेकसूरी का रोना रोता है, पर यह नहीं होता कि सारा गांव मिलकर धरना प्रदर्शन के लिए निकले। बाजार का दुकानदार मिलावटी यूरिया और डाई बेचता है, ये सबको पता है, लेकिन उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने, यहाँ तक कि कृषि अधिकारी के दफ्तर में की जाने वाली शिकायत पर दस्तखत करने तक के लिए कोई जल्दी तैयार नहीं होता। इससे सब जान जाते हैं कि ये बिना रीढ़ के हैं, ये केंचुए हैं, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो पूछते हैं, बात तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन आदमी खेती किसानी करे कि लड़ाई करने निकले? किससे लड़े? नहीं लड़ेगा तो मरेगा, मर तो रहा ही है और जल्दी मरेगा। देश दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे लड़ना जरूरी है, जैसे सरकार की नीतियां। गेहूं पैदा करने में लागत 12 रुपए किलो आती है, लेकिन गेहूं बिकता है 7 रुपए किलो। आलू और प्याज किसान के घर पैदा होता है तो 2 रुपए किलो बिकने लगता है। 2 महीने बाद जैसे किसान के घर से बाहर निकला 10 रुपए किलो हो जाता है। पिछले 35 साल में जमीन 100 गुनी महंगी हो गई, सोना 75 गुना महंगा हो गया, डीजल 50 गुना हो गया, जबकि गेहूं सिर्फ 7 गुना। सारी मंदी किसानों के लिए ही है। पिछले दिनों बजट की खबर अखबार में छपी थी, उसमें जो चीजें सस्ती की गई थी उसमें थी कार, कंप्यूटर, कालीन और कोका कोला, और जो चीजें महंगी की गई थी उनमें थी बीड़ी, माचिस, चाय, बिस्कुट, पोस्टकार्ड। बड़े बड़े पूंजीपतियों के कारखाने में बनने वाली और अमीर लोगों के उपयोग में आने वाली चीजें सस्ती हो गई, और कुटीर उद्योग में बनने वाली या गरीब के काम आने वाली चीजें महंगी हो गई। जिस सरकार की नीयत ऐसी गरीब विरोधी, किसान विरोधी हो, उसके खिलाफ गरीब नहीं खड़ा होगा, किसान नहीं खड़ा होगा, तो कौन खड़ा होगा? बात घूम फिर कर फिर उसी जगह पहुंच रही भैया। अरे
बाजार के मिलावटी दुकानदार का पता तो है, चीनी मिल के मालिक का पता तो है, फर्जी मुकदमा लिखने वाले ओवरसियर का पता तो है, बिना रोस्टर के बिजली काट देने वाले इंजीनियर का पता तो है, हफ्ते में केवल एक दिन प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर का पता तो है। इनका आप क्या कर ले रहे हैं? पहलवान से कुछ कहते नहीं बिना, तो फिर खिलावन कहते हैं जगना तो पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा, जिंदा रहना है तो अपने मारने वालों के सामने डटना तो पड़ेगा, वरना जैसे हजारों जातियां, जनजातियां, पशु पक्षियों की प्रजातियां इस दुनिया से उच्छिन्न हो गईं, वैसे ही किसान नाम की प्रजाति भी विलुप्त हो जाएगी। एक हिस्सा 1 मिनट का यह है। और इतना कहने, इतना ललकारने के बाद तब लोग खड़े हुए और एक लोन लेकर, उनका खेत नीलाम हो गया, पांडे जी हैं इसमें, तो उनकी बरखी पर साल भर बाद जब उनकी बरखी आई तो सारे किसान इकट्ठे हुए। 1 मिनट का उसका एक अंश भी मैं आपको सुनाता हूं कि उसमें क्या क्या बातचीत हुई। बहुत दिनों बाद पांडे बाबा की बरखी पर इकट्ठी हुई भीड़ देखकर खिलावन को राहत महसूस हो रही है। वही खिलावन जो पिछड़ी जात के हैं और जिनके बुलाने पर सवर्ण जातियां जल्दी अपना ट्रैक्टर लेकर नहीं आती, तो आज इनको राहत महसूस हो रही है कि किसानों को अपने ऊपर मंडराते खतरे की आहट मिलने लगी है। आसपास के 10-12 गांवों से ही 4-5 हजार की भीड़ इकट्ठी हो गई। खिलावन ने इसके लिए कम मेहनत नहीं की। पुराने अनुभव से सबक लेते हुए उन्होंने पांडे बाबा के गांव के लोगों के साथ बैठकर आसपास में गांव के हर बिरादरी के मातबर लोगों की सूची बनाई और आदमी भेजकर न्योता पहुंचाया। यह सचमुच संतोष की बात थी कि सारी जातियों के लोग एक मंच पर आज इकट्ठा हो गए। पहलवान को उस वक्ता का भाषण बहुत अच्छा लगा जिसने किसानों की समस्याओं के लिए संघर्ष करने के लिए अपना संगठन खड़ा किया है। संगठन में शामिल होने के लिए किया गया उसका आह्वान कितना जोरदार था। वो कह रहा था जैसे सुराजियों में नाम लिखाने के लिए गांधी जी ने आह्वान किया था, जैसे आजाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए नेताजी ने आवाज दी थी, जैसे जमींदारों के खिलाफ लामबंद होने के लिए इसी धरती से बाबा रामचंद्र ने पुकारा था, उसी तरह किसानों के साथ बेइंसाफी करने वालों के खिलाफ लामबंद होने के लिए हम आज आवाज देने आए हैं। जब उसने दोनों हाथ उठाकर अवधी भाषा में पूछा था, बोला के तैयार बा, यानी कौन तैयार है, तो हजारों कंठों से आवाज आई, सब केहू तैयार बा, यानी सारे लोग तैयार हैं। आवाज के साथ हजारों हाथ हवा में उठ गए थे। पहलवान को आता है, पहलवान को याद आता है कि एक वक्ता कह रहा था कि देवता पितर को लपसी सुहारी खिलाने और जल चढ़ाने से जान नहीं बचने वाली है, जान बचेगी कमर कसकर जूझने से। पहलवान को लगता है जैसे वह वक्ता खास उन्हीं पर व्यंग कर रहा था। बरखी से पैदल गांव लौटने वालों का दल सीधे खेतों की मेड़ से होकर लौट रहा है। 15-20 लोगों का दल पैदलियों की अगुवाई पहलवान कर रहे हैं। अंधेरा घिरने के साथ साथ हवा में ठंड उतर आई है। बोले तो अपने पीसीएस बेटा भी, लेकिन उनके भाषण पर कोई ताली उतनी नहीं बजी। एक आदमी कहते हैं पीसीएस एक गांव का लड़का है जो लोगों को जागृत करने का काम है और नेशनल इंटरनेशनल बातों की खबर गांव में लाता रहता है। तो कहते हैं कि तालियां तो तब बजती हैं जब किसी के समझ में आता। बीएससी बीएड करके 5 साल से प्राइवेट स्कूल में 500 रुपए पर मास्टरी करने वाले राधे श्याम कहते हैं कितनी तरह के खतरों से आगाह किया उस लड़के ने। कोई समझ पाया? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बीज पेटेंट कराने से पैदा हुआ खतरा, किसानों के जमीन हड़प कर उद्योगपतियों को दिए जाने से उत्पन्न खतरा, किसानों के लिए जरूरी चीजों पर सब्सिडी बढ़ाने की बजाय घटाते चले जाने का खतरा। कितनी आंख खोल देने वाली बात बताई कि दूसरे उत्पादकों के उत्पाद के लिए एमआरपी तय होता है।
यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जबकि किसान के उत्पाद के लिए मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाकी के हिस्से में मैक्सिमम और किसान के हिस्से में मिनिमम, और वह मिनिमम भी इतना मिनिमम कि लागत का आधा मिलना भी पहाड़ हो जाए। उद्योगपतियों से हमारे वित्त मंत्री पूछते हैं बुलाकर कि आपको कैसा बजट चाहिए। एक बार किसानों को भी बुलाकर पूछ लिए होते कि उनका क्या दर्द है, वह क्या चाहते हैं, उनको क्या अच्छा लगेगा। ये एक हिस्सा है, हिस्से तो और सारे हैं, लेकिन एक वानगी के तौर पर आत्महत्या जो किए थे उसमें भी वो यही निराशा व्यक्त करते हैं। वो भी आगे है, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा। बहुत बहुत आप दोनों लोगों का धन्यवाद हम कहना चाहेंगे, श्री मूर्ति जी, राकेश जी। और आपका भी बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम मित्रों को कुछ कुछ अंश जो है वो किसान आंदोलन का आप लोगों के माध्यम से जानने का आज मौका मिला। हम धन्यवाद देना चाहेंगे उषा अठावले जी, हमारे साथी हैं, और विनोद जी, इनका भी, जिनके टेक्निकल सपोर्ट से ये कार्यक्रम आप सभी मित्रों को देश भर के नेटवर्क से जोड़ रहा है। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद यह मौका देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आप सभी सारे लोगों को, टेक्निकल साथियों को भी, आपको भी, सारे लोगों को नमस्कार।